हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं सेकंड ईयर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, तो इसमें हम आज देखेंगे रसशास्त्र और भेषज कल्पना के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, जो कि हमारे स्टडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आज आप प्रीवियस ईयर का ये लेक्चर देख लेंगे कम्प्लीटली, तो इस चैप्टर के इस सब्जेक्ट के आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी और आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, हम पहले एक बेसिक नॉलेज जान लेते हैं कि अगर आप सेकेंड ईयर में आए हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे सेकेंड ईयर में हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला द्रव्यगुण होता है, जिनके अंदर हम बहुत सारे प्लांट्स को पढ़ते हैं, प्लांट्स के कर्मों को पढ़ते हैं, रस पंचक इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, और हमारा जो उसके अंदर है सप्त पदार्थ, उन्हें पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड जो होता है सब्जेक्ट, वो होता है रसशास्त्र और भेषज कल्पना। तो इसके अंदर हम रसों के बारे में पढ़ते हैं, वर्ग, उपरस, महारस, इन सबको पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पारद और पुट, ऐसे करके यंत्र, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मेनली इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि औषधियों को बनाते कैसे हैं। ठीक है, मेनली कौन कौन से रस होते हैं जिनके हम स्वरस और ये सब निकाल के फिर भेषज कल्पना में जाके हम देखते हैं कि उनके यूज़ से हम किस तरीके से मेडिसिन्स कल्पनाएँ बनाते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम उनको यूज़ करने लायक बनाते हैं, ये हम भेषज कल्पना में जाके सीखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा थर्ड जो है वो है चरक पूर्वार्ध। ठीक है, चरक उत्तरार्ध जो है वो हमारे थर्ड ईयर में है तो होता है, जिसमें 3 स्थान बताए गए हैं। और चरक पूर्वार्ध हमारे सेकंड ईयर में है, जिसके अंदर टोटल टोटल जो स्थान है वो 7 स्थान बताए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं टोटल कंप्लीट चरक में। उसके बाद हमारा जो लास्ट सब्जेक्ट है वो हमारा रोग निदान है, और फिर इसके बाद रोग निदान में हमें पढ़ने हैं सारे डिजीज़ेस के बारे में। ठीक है, तो ये हमारे 4 सब्जेक्ट्स हो गए। आज हम रसशास्त्र और भेषज कल्पना के प्रीवियस ईयर के लेक्चर्स देख लेंगे, जिससे कि हमें इस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आएगा। हमें पता चल जाएगा मेनली टॉपिक कहाँ से आते हैं, किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से या इस सब्जेक्ट से। ठीक है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, ये सब नॉलेज हमें आज इस लेक्चर्स को देखने के बाद हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए हमने 2022 का अप्रैल का पेपर लिया है, इसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं यहाँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किस चैप्टर से आए हुए हैं, किस टॉपिक से आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें थोड़ी बेसिक नॉलेज हो जाएगी। अगर आपने थोड़ा बहुत पहले पढ़ रखा है तो और इंटरेस्टिंग होगा इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो 2 नंबर का क्वेश्चन है फर्स्ट, वो है गंधक के भेद एवं नाम। यानी कि आपको बताना है गंधक के कितने प्रकार होते हैं और उनके नाम भी बताने हैं। तो सबसे पहले जो गंधक है वो हमारे उपरस वर्ग से आया है। ठीक है, अगर आपके पास सिलेबस हो तो सिलेबस में आपको दिया होगा महारस वर्ग, उपरस वर्ग, रत्न वर्ग, ऐसे करके वर्ग बताए गए हैं। उसी में एक है उपरस वर्ग, जहाँ से ये क्वेश्चन आया है। उपरस वर्ग का जो पहला पॉइंट है वो है गंधक। ठीक है, तो गंधक को मॉडर्न में सल्फर कहते हैं, और इसके 3 भेद बताए गए हैं, रक्त, पीत और श्वेत। ठीक है, रक्त जो होता है वो होता है उत्तम, पीत मध्यम और श्वेत अधम। ठीक है, इसके बाद इसके एक और 4 तरीके से इसके पार्ट्स बताए गए हैं, रक्त वर्ण, पीत वर्ण, श्वेत वर्ण और कृष्ण वर्ण। देखिए, आपको याद नहीं करना है, ना इसके नोट्स ही बनाने हैं, ये तो हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि जैसे अब यहाँ पे आपने ये वर्ड सुन लिया ना, उपरस वर्ग, महारस वर्ग। ठीक है, उपरस वर्ग से क्वेश्चन आया था गंधक। तो अब आप जब बुक खोलेंगे, बुक में पढ़ने जाएंगे और वहाँ पर ये टॉपिक्स को देखेंगे तो आपको अजनबी नहीं लगेगा उसे देख के। ठीक है, आपको लगेगा कि हमने कहीं सुना है, कहीं पढ़ा है, फिर आपको उसमें और इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैं मेनली ये बताता हूँ कि ये यहाँ से आया है, जिससे आपको इंटरेस्ट जगे उस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ना ही इतना डीप में जाना है अभी के लिए फ़िलहाल। ठीक है, अभी के लिए बस आपको इतना ही रखना है कि आपको उस टॉपिक पे आपको अच्छे से एक बार को उस टॉपिक को जान लेना है कि उस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और आपको इंटरेस्ट जगाना है इस सब्जेक्ट में। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कज्जली की परिभाषा। कज्जली की परिभाषा आपको अष्टांग हृदय में भी पढ़ा होगा, कज्जली क्या होता है। तो स्वर्ण आदि जो धातु होती हैं, महारस होते हैं, उपरस होते हैं, इनके साथ पारद को अगर हम बिना किसी द्रव्य के मर्दन करने पर, ठीक है, जो इस लक्षण काजल बनाना, जो काजल प्राप्त होता है इस लक्षण कलर का, ठीक है, काजल की आभा के समान होता है। ठीक है, और जो पदार्थ बनता है उसे कज्जली कहते हैं। ठीक है, तो कज्जली का निर्माण किससे हो रहा है, मेनली पारद और गंधक से।
तो ये आपका कहाँ से आया है, तो ये पारद वाले चैप्टर से आया है। ठीक है, पारद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पारद से हर बार क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो अगर आपने नहीं स्टार्ट करा है तो पारद वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप टिक लगा लेना। ठीक है, तो ये कज्जली वहीं से आया। और देखिए नीचे फिर से पारद के दोष और उसके नाम पूछ लिए हैं। ठीक है, यानी कि पारद के आपको बताने क्या है कि कौन कौन से दोष होते हैं। ठीक है, पारद के अंदर तो यहाँ पे पारद के दोष मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 3 तरीके से मतलब किए गए हैं। ठीक है, नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और औपाधिक दोष। देखिए मैं पहले भी बता रहा हूँ, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ इंटरेस्ट जगाने के लिए कर रहा हूँ। जब आप पारद पढ़ेंगे उसके अंदर पारद के दोष पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि अच्छा ये तो एग्जाम में आया था। ठीक है, तो इंटरेस्ट आएगा इसको पढ़ने के लिए, इसलिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ, याद नहीं करना है, बस आप सुन लीजिए। नैसर्गिक दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, विष, वही और मल। यौगिक दोष 2 प्रकार के होते हैं, नाग और वंग। औपाधिक दोष जो होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, परपटी, पाटनी, भेदी, द्रावी, मलकरी, अधिकारी और ध्वांछी। ठीक है, इस तरीके से आपको पारद के दोष बताने हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है उपविश की संख्या। ठीक है, आपको क्या बताने, उपविश की संख्या और नाम। तो देखिए उपविश और विष, ठीक है, इस तरीके से अपने 2 मतलब वर्ग बताए गए हैं, विष और उपविश। ठीक है, तो आपको ये बताना यहाँ पे सिर्फ उपविश है। ठीक है, उपविश 11 प्रकार के होते हैं, कुचला, जयपाल, धतूरा, भंगा, गुंजा, भल्लातक, कारवीर और लांगली, अर्क क्षीर, स्नुई क्षीर और अहिफेन। ठीक है, इस तरह से आपको उपविश के नामों को सिर्फ बताना है। ठीक है, और उनकी संख्या बतानी है। फ्रेंड्स ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये सारे नाम भी याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो डरो मत, ये इजीली याद हो जाएंगे जब आप इनको पढ़ोगे। ठीक है, आगे अभी तो आप सुनते जाइए। ठीक है, सर्प रस, मलहर, घटक द्रव्य। तो ये मलहर है, एक मलहम है। ठीक है, इससे किन चीज़ों से बना है वो आपको बताना है। सप्तामृत, लौह, घटक द्रव्य एवं अनुपात, यानी कि सप्तामृत लौह क्या होता है। ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे लौह वर्ग में। ठीक है, तो वहाँ से ये आया हुआ है और ये किससे बना है और जिन चीज़ों से बना है उनके अनुपात भी बताने हैं आपको। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है पंचामृत लौह। पंचामृत लौह क्या होता है, सॉरी पंचामृत। पंचामृत में आपको बताना है कि पंचामृत बनता किससे है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बताना है, पंचामृत जो है वो बनता किससे है। तो पंचामृत जो है हमारा वो बनता है गाय का दूध, दही, शहद, घृत और शर्करा मतलब चीनी, इनको एकत्र मिला दिया जाता है तो वो पंचामृत बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या बताना है कि ढालन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेबस में आपका जो दिया हुआ है सेकंड पॉइंट। ठीक है, सिलेबस में आपका जो सेकंड पॉइंट दिया हुआ है वहाँ से क्वेश्चन आया है, उसमें जितने भी ये बताए गए हैं कि जितने भी शोधन, मूर्छन, भावना, जारण, ठीक है, ये सारा ही आपको करना है, सारा ही पढ़ना है, इनमें से कोई सा भी पूछ सकता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में तो यही पूछा है ढालन क्या होता है। तो किसी भी धातु जैसे सोना, चांदी आदि को तीव्र अग्नि में पिघलाकर उसे किसी भी द्रव जैसे जल, क्वाथ, दुग्ध आदि में ढाल देने की क्रिया में को ढालन कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा ढालन। वैसे आपको आवाप, निर्वाप, ठीक है, भावना, जारण, मूर्छन, शोधन सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ढालन आया हुआ था, इससे आपको इंटरेस्ट जगेगा इस वाले पॉइंट्स में। ऐसे ही कोई सा भी पूछ सकता है, तो आपको इंटरेस्ट है कि ढालन ही आया है तो और भी कुछ आएगा तो यहीं से आएगा, कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है अभ्रक के भेद एवं नाम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, अभ्रक के भेद बताने हैं और भेद के साथ साथ उनके नाम भी बताने हैं। ठीक है, भेदों के नाम भी बताने हैं। तो जैसे कि हमने पीछे देखा था कि उपरस से क्वेश्चन आया था। ठीक है, उपरस से कौन सा क्वेश्चन आया था, हमारा गंधक। अब इस बार कौन सा आया है, अभ्रक। ठीक है, तो अभ्रक जो है वो महारस वर्ग से आया है। ठीक है, और ये भी पहला ही पॉइंट है महारस वर्ग का। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, अभ्रक के भेद। तो अभ्रक के कितने भेद होते हैं, तो इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया है, पिनाक, नाग, मंडूक और वजत्र। और एक और 4 तरीके से डिवाइड किया गया है, श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण। ठीक है, ये होते हैं टोटल अभ्रक के भेद। इसके बाद रत्न के दोष, मतलब रत्न के दोष कौन कौन से होते हैं ये बताने हैं और उनके भेद और नाम भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि रत्नों के जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो रत्न के दोष 5 बताए हुए हैं, ग्रास, त्रास, बिंदु, रेखा और जलगर्भता। ये आपका रत्न उपरत्न वर्ग जो है वहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है, रत्न उपरत्न प्रकरण से आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि पुट क्या है। ठीक है, तो मैंने बताया था
ये हमारे सिलेबस में भी सेपरेट टॉपिक दिया गया है पुट। ठीक है, तो आपको पुट के बारे में टोटल लिख देना है, उसकी परिभाषा, पुट की परिभाषा लिखनी है, पुट के प्रयोजन और परिणाम लिखने हैं। ठीक है, पुट की आपको संख्या लिखनी है, उसकी विधि लिखनी है। ठीक है, संपुट क्या होता है, पुट के भेद लिख देना है। ठीक है, जैसे सूर्यपुट, चंद्रपुट, अग्निपुट ऐसे करके बताए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें मतलब कुल मिला के आपको पुट के बारे में जितनी नॉलेज है वो सारी आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, पुट के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है आनंद भैरव रस। ये हमारे सिलेबस में एक 12 नंबर का पॉइंट दे रखा है, पार्ट बी में या पार्ट ए में, ऐसे ही किसी में है। ठीक है, उसमें 12 नंबर का पॉइंट है, उसके अंदर सारे आरोग्यवर्धिनी गुटिका, आनंद भैरव रस ये सारे दे रखे हैं, तो उन सबको आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर आनंद भैरव रस के बारे में आपको बताना है कि इसके घटक द्रव्य कौन से होते हैं, यानी किन किन चीज़ों से मिलकर आनंद भैरव रस बना होता है, उसको हम किन चीज़ों की भावना देते हैं, उसकी निर्माण विधि क्या होती है, उसकी मात्रा क्या होती है। ठीक है, और फिर उनका यूज़ हम किस में करते हैं, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बारे में। इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आयुर्वेद में फार्मेको विजिलेंस की वर्तमान स्थिति, यानी कि आपको फार्मेकोलॉजी के मतलब इसके बारे में बताना है, गुणवत्ता बतानी है। ठीक है, कि वर्तमान स्थिति में आयुर्वेद में जो फार्मेकोलॉजी है वो कहाँ पे लाई कर रही है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है गुणवत्ता नियंत्रण, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वालिटी कंट्रोल बतानी है। ठीक है, यानी कि मेडिसिन जो है, औषधि जो है, उसकी क्वालिटी पे किस तरह से कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, नियंत्रण करना चाहिए, ये आपको बताना है। सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, कहाँ पर, सिलेबस में शायद पार्ट बी में दिया गया है ये टॉपिक, जिसके अंदर अलग ही से ही बताया हुआ है कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, इसमें आपको जैसे ये रहा 10 नंबर का पॉइंट है आपका क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन और जीएमपी ऑफ रस औषधीज, ये तीनों के तीनों एक ही जगह पे दिए गए हैं, तीनों आपको करने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जिसके अंदर रसशास्त्र का क्रमिक विकास क्रम का विस्तृत वर्णन करते हुए रस औषधियों के महत्व का स्पष्ट वर्णन करें। ठीक है, तो इसमें आपको थर्ड क्वेश्चन में है रसशास्त्र का क्रमिक विकास क्रम का विस्तृत वर्णन करते हुए रस औषधियों के महत्व का स्पष्ट वर्णन करें। तो आपको यहाँ पे बताना है कि रसशास्त्र का क्रमिक विकास किस तरह से हुआ है। जैसे वैदिक काल में रसशास्त्र के यहाँ तक विस्तृत था, इसका संहिता काल में कैसे हुआ, फिर मध्य काल में कैसे हुआ, फिर आधुनिक काल में किस तरह से इसका विकास हुआ है, इस तरीके से आपको इसकी व्याख्या करनी है और रस औषधियों के महत्व को बताना है। ठीक है, कि जितने हमारे रस औषधियाँ बनती हैं उनका क्या महत्व है, वो किस तरह से हमारे जो स्वास्थ्य है उसको अच्छा बनाए रखती है, इस पर आपको एक टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, इसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन हमारा है कॉपी पक्व रसायन। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कॉपी पक्व रसायन क्या होता है। ठीक है, और उसके मतलब मॉडर्न में भी आपको उसको रिलेट करके बताना है। ठीक है, तो कॉपी पक्व रसायन होता क्या है, मेनली परिभाषा बता देता हूँ आपको। कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्यों को पकाकर जो औषध तैयार की जाती है उसे कॉपी पक्व रसायन कहते हैं। ठीक है, आपको वैसे भी कॉपी मतलब होता ही है क्या, शीशी। ठीक है, कॉपी मतलब क्या होता है, शीशी। पक्व मतलब क्या होता है, पकाना। यानी शीशी में जिस द्रव्य को हम पकाते हैं, जिस रसायन को हम पकाते हैं, उस वो क्या कहलाता है, कॉपी पक्व रसायन। ठीक है, तो ये आपका कॉपी पक्व रसायन है। इसका निर्माण बताना है किस तरह से होता है, इतिहास, सिद्धांत, महत्व। ठीक है, इसके उपकरण बताने हैं। ठीक है, इनके सारे जैसे बालू का यंत्र जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं इसके अंदर। ठीक है, और कांच की शीशी का यूज, मतलब इस तरीके जो उपकरण जितने भी लगते हैं, लौह, सलाका, भ्राष्टी, ताम्रपत्र, जिन जिन का हम यूज़ करते हैं उन सब उपकरणों को आपको यहाँ पर बताने हैं। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर हमारा है साधारण वर्ग के द्रव्यों के नाम। तो आपको मैं पहले बता दूँ, सारे द्रव्य आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब सारे वर्ग आपको पढ़ने हैं। ठीक है, साधारण वर्ग हो गया, महारस वर्ग हो गया, उपरस हो गया। ठीक है, उपरस वर्ग हो गया, सारे वर्ग जो हैं वो आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ने हैं। कोई सा भी वर्ग वो पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद आपको संक्षिप्त वर्णन करना है जीएमपी ऑफ रस औषधीज। तो मैंने सिलेबस में आपको बताया था, क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्डाइजेशन और जीएमपी ऑफ रस औषधीज। तो दोनों चीज़ें इस बार क्वेश्चन में पिछले साल आ गई थी, क्वालिटी कंट्रोल और जीएमपी। ठीक है, अब स्टैंडर्डाइजेशन आ सकता है इस बार। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। इसके बाद सिक्ता वर्ग है, ये भी तो आपको करना है, और आरोग्य वर्धिनी गुटिका, ये मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में 12 नंबर का जो पॉइंट दे रखा है पार्ट बी में है, ये पक्का है। अब पार्ट बी का जो 12 नंबर का पॉइंट है उसमें जितने भी नाम दे रखे हैं उन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, उनमें से कोई सा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको वो सारा ही तैयार करना है। फ्रेंड्स, ये लेक्चर आपको कैसा लगा और कहाँ तक आपको इससे हेल्प मिली है, कितना आपको शास्त्र और भेषज कल्पना को जानने का मौका मिला है। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ अभी जानने को मिला भी नहीं होगा, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा आपको बता सकें उतना बताएं और इसमें आपका इंटरेस्ट जगे। ठीक है, तो मेनली आप ये जान के रखो कि इसके अंदर आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है
वो हमारा पारद है, ठीक है, पारद बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा यंत्र है, यंत्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मूसा है, मूसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो हमारा 6th पॉइंट है कोष्ठी पाटला, ठीक है, ये वाला भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको पुट भी करना है, ठीक है। पुट इस बार आ चुका है, शायद दोबारा नहीं आए या रिपीट भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो मूसा है और यंत्र इतना नहीं है लेकिन है, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो है ही। और कोष्ठी और सबसे इम्पोर्टेंट पारद है, ठीक है। पारद से क्वेश्चन आता ही आता है, वो आप ज़रूर करें। और 9 नंबर का क्वेश्चन भी आप ज़रूर करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसके अंदर हम इसका पार्ट बी देखेंगे, यानी कि पेपर 2 देखेंगे, भेषज कल्पना, ठीक है। तो भेषज कल्पना को अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। और इसमें भी हम जानने की कोशिश करेंगे, अपना इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करेंगे और इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कीजिए। और इसमें अगर कोई सुधार चाहते हैं या मेरे से कोई गलती हो रही है, आप चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और अपने फ्रेंड्स से ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।